जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। तो दोस्तों, कोई टेक्निकल खराबी की वजह से कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वह विश्वास सीरीज की जो 7वीं क्लास है दोस्तों, ये रहने वाली है। विश्वास सीरीज अभी हमारे पास चल रही है साथियों, जिसमें है कि ये जीके और जीएस की जो नींव है इसको मजबूत करने के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए हमारे द्वारा चलाई जा रही है दोस्तों। और बिल्कुल फ्री जो ये क्लास ये भी चल रही है, आपको इसको महत्वपूर्ण समझकर पूरी तरह से नोट करना है दोस्तों। और ये एक तो दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी जो जीडी है उसके लिए महत्वपूर्ण जो रहने वाली क्लासें हैं ये, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, स्टेट एग्ज़ाम जिसमें जीके और जीएस आती हो, जीके प्लस जीएस आती हो दोस्तों, तो उसके लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण रहती है दोस्तों। और आप इस क्लास में क्या क्या पढ़ सकते हैं, एक तो जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स भी आप इसमें पढ़ पाएंगे साथियों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अति महत्वपूर्ण जो क्लास है वह हमारी रहती है साथियों। इस क्लास में आपको हर प्रकार का क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों। तो इसमें लगभग 25% होने वाले हैं। आप भी अपना जो आंसर है उसको गेस कर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप लास्ट में देखना कि आपके कितने आंसर सही निकलते हैं। इससे क्या है कि दोस्तों, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा साथियों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है इस क्लास का कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों से संबंधित है साथियों। तो अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 39A। तो सही जवाब क्या होगा साथियों, इसका सही जवाब होने वाला है अनुच्छेद 43B है। यह हमारा राइट आंसर होगा। यह सहकारियों समितियों के लिए है साथियों, अनुच्छेद 43B, ठीक है। अब बात करें कि अनुच्छेद 44 की, तो अनुच्छेद 44 है साथियों, इसमें समान सिविल संहिता है, इसको भी आपको नोट करना है। अभी जो एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा हुई है उसमें यह पूछा गया सवाल है दोस्तों, समान सिविल संहिता, ठीक है। इसको आप ढंग से नोट कर लीजिए। फिर है कि अनुच्छेद 39A, तो अनुच्छेद 39A में किसका वर्णन है, तो निःशुल्क विधिक सहायता है साथियों, उसका वर्णन किया गया है, निःशुल्क विधिक सहायता का। तो अब है कि अनुच्छेद 43A में किसका वर्णन है, इसमें दोस्तों कि उद्योगों के जो प्रबंधन में है उसमें श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिक, ठीक है। इतना ही लिख रहा हूँ, तो आगे आप लिख लीजिएगा साथियों। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर व हेमू, और मराठा और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और राणा सांगा। तो दोस्तों ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है ये एक तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी साथियों। अगर आपसे पूछ ले कि ये कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 1761 राइट आंसर होगा। 1761 में यह जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करें तो इसलिए बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी, तो इसको भी नोट कर लीजिए। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी और कब हुई थी साथियों, तो ये हुई थी साथियों 1526 ईस्वी राइट आंसर होगा। और अकबर व हेमू के मध्य 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो पहली होगी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, दूसरी हुई अकबर और हेमू के मध्य, तीसरी मराठा और ये अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी साथियों। और इनका जो टाइम बताया है मैंने, डेट्स को, इनको भी याद रखना है। बाबर और राणा सांगा के मध्य साथियों ये हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध भी नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कौन सा रोग है जो एडीज मच्छरों से फैलता है साथियों, तो डेंगू, मलेरिया, जीका बुखार या फिर मिनीमाता। तो सही जवाब होगा इसका जीका बुखार राइट आंसर होगा। जीका बुखार एडीज मच्छरों से फैलता है साथियों। अगर मलेरिया की बात करें तो एनाफ्लीज जो मच्छर है उसको आप नोट कर लीजिए। और मिनीमाता रोग किससे होता है, तो मिनीमाता रोग में क्या होता है कि पानी में जो Hg है जिसे हम पारा कहते हैं दोस्तों, तो Hg की अधिकता के कारण ये मिनीमाता रोग होता है साथियों, ये भी आप नोट करना है। स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है,
लाल सागर को भूमध्य सागर से या भूमध्य सागर व अटलांटिक सागर को, पारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को या फिर प्रशांत महासागर को आर्कटिक सागर से। तो दोस्तों ये जो स्वेज नहर है साथियों, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से कौन सी जो जलसंधि जोड़ती है, तो उसका नाम है साथियों जिब्राल्टर। इसको भी आप नोट कर लेना, महत्वपूर्ण जो ये क्वेश्चन रहने वाला है। फारस की खाड़ी और जो ओमान की खाड़ी है दोस्तों, इनके मध्य कौन सी जलसंधि है, तो इनके मध्य जो जलसंधि है उसका नाम क्या है, इसका नाम होगा दोस्तों हार्मुज जलसंधि। ठीक है, हार्मुज जलसंधि आपको नोट करना है। और प्रशांत महासागर को आर्कटिक सागर महासागर से जोड़ने वाली जो संधि है उसका नाम क्या है, बेरिंग जलसंधि इसका नाम है। मैं बोल रहा हूँ और आपको नोट कर लेना है। तो इसी तरह आप नोट करते जाइएगा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता जाऊँगा। कुमुदनी लखिया का संबंध किस नृत्य से है, तो कुमुदनी लखिया महत्वपूर्ण सवाल है और एसएससी में भी जो आया हुआ सवाल है। आपके पास ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर ओडिसी। तो सही जवाब होगा इसका साथियों कथक से ये संबंधित है कुमुदनी लखिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किस जो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था बताना है ये आपको। तो मैं थोड़ा इसको यहाँ से हटा देता हूँ जिससे आपको ढंग से दिख सके। तो ऑप्शन आपके पास फराजी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर फकीर आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये शरीयतुल्लाह खान, इन्होंने जो फराजी आंदोलन में हिस्सा लिया था साथियों अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में। ठीक है, लालिंगा किताब किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है, टेनिस से, गोल्फ से, फुटबॉल से या फिर बैडमिंटन से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये जो फुटबॉल है इससे लालिंगा ये जो किताब है ये संबंधित है। इसमें आपको एक तो संतोष ट्रॉफी नोट करनी है, महत्वपूर्ण जो सवाल है रहता है, और एक डुरंड कप नोट करना है। डुरंड कप भी फुटबॉल से संबंधित है। आगे है बैडमिंटन में, एक तो थॉमस कप नोट कर लीजिए और एक उबेर कप नोट कर लीजिए। ये दोनों कप बैडमिंटन से संबंधित है साथियों। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला जो डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य किस जो राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या फिर बिहार। तो सही जवाब क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होने वाला है अपने ये जो बिहार है साथियों, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसको आप मार्क कर ले, राइट आंसर होगा। प्रथम बार जो ओलंपिक खेलों का आयोजन है वह कब हुआ था, तो 1930 में, 1894 में, 1991 या 1896 में। तो सही जवाब इसका क्या होगा साथियों, इसमें लगभग आप 90% लोग हैं वह इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि साथियों की ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए हैं। तो इसका सही जवाब है इसका 1896 में प्रथम बार है वह ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। और कहाँ पर हुआ था यह आयोजन, यह आयोजन हुआ था साथियों एथेंस में। ठीक है, एथेंस कहाँ पर है, यूनान में ये जो रहने वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ तो आशा करता हूँ आप इसको ढंग से लिख रहे होंगे। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप साफ सुनाई दे रहा है तो उसको आप ढंग से लिखना है। ठीक है, और 1930 में जो हुए थे वह कौन से थे, तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो प्रथम बार आयोजन है यह राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हुआ था। 1991 में साथियों 1991 में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। और राष्ट्रमंडल खेलों का जो प्रथम बार आयोजन है यह कहाँ पर हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा हैमिल्टन, कनाडा में इनका जो आयोजन हुआ था पहली बार 1894। इसमें जो ओलंपिक जो समिति है साथियों इसकी जो स्थापना हुई थी, तो इसका हमारे पास सही जवाब होगा 1896 में प्रथम बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। नया सवाल अपने पास कि भीरम गांव मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर ओडिशा। इसका राइट आंसर होगा साथियों उत्तर प्रदेश अपना राइट आंसर होगा। ओडिशा में है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है, भितरकणिका। ठीक है, इसको भी आपको ढंग से नोट करना है।
होजियनकल जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो होजियनकल जो जलप्रपात है साथियों तमिलनाडु में स्थित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ रहे। आज क्या है साथियों कि कहीं जो हमारे पर्सन है उसकी जो थीम है वह चेंज है दोस्तों, सबका कलर जो अलग अलग है वह है, क्योंकि कई बच्चों का ऐसा कहना था कि ये जो एक ही जो कलर में पर्सन आते हैं तो उनसे क्या मज़ा नहीं आता है। तो आप मज़ा लीजिए, और हमने इसको क्या है कि अलग अलग जो जिससे आप आनंद लीजिए आप। ठीक है, फिर है कि मनोहर जो पर्रिकर एयरपोर्ट है वह कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है, असम, झारखंड, बिहार या फिर गोवा। तो सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा साथियों गोवा में मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट स्थित है, जिसका पुराना नाम क्या है साथियों? इसका पुराना नाम है मोपा एयरपोर्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल रहता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम कि भोरमदेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो ये जो भोरमदेव मंदिर है साथियों ये अपने छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ भाई, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। लेकिन अब आपको यह ध्यान रखना है कि भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। आप में से लगभग 90% लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आया। लाहो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड या फिर असम। तो सही जवाब होगा इसका मेघालय से ये संबंधित है साथियों, लाहो नृत्य। ठीक है, और इसके बात करें असम की, तो असम में आप एक तो बिहू नृत्य ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं हम, कादम्बरी के जो लेखक है वह कौन है? बाणभट्ट, हरिशेन, कल्हण या फिर कालिदास। तो दोस्तों ये जो कादम्बरी के लेखक है वह बाणभट्ट हैं। ठीक है, इस जो बाण में ये ब है और इस कादम्बरी में ये ब है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं साथियों। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें पहले हम जो कल्हण है इनकी जो एक पुस्तक है रासतरंगिणी, इनकी चर्चा कर लेते हैं। रासतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो रासतरंगिणी पुस्तक है साथियों कल्हण की। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो मीरा कुमार, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू या फिर रमा देवी। तो सही जवाब होगा इसका कि भारत की जो पहली महिला चुनाव आयुक्त है साथियों ये अपने रमा देवी रही थी। ठीक है, इसको नोट करना है। भारत की पहली महिला जो राज्यपाल है वह कौन है? तो राज्यपाल पहली महिला, ये आपको नोट कर लेना है, पहली महिला गवर्नर या राज्यपाल। ठीक है, ये रही थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। पहली महिला आईपीएस कौन रही थी? तो ये किरण बेदी थी। और पहली महिला जो स्पीकर है लोकसभा में, जो स्पीकर है वह कौन थी? तो मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर थी। ये भी आपको नोट करना है। इन सभी प्रथम महिलाओं को मैंने एक जगह नोट कर दिया है साथियों, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा द्वारा सांस लेता है? तो मोर, मेंढक, खरगोश या फिर हिरन। तो सही जवाब होगा इसका मेंढक है, यह अपनी त्वचा द्वारा सांस ले सकता है साथियों, ये आपको नोट करना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि। हाल ही में ओबीसी उपवर्गीकरण पर केंद्र सरकार को अंतिम रिपोर्ट किस आयोग ने सौंपी थी? तो गोडला रोहिणी आयोग, BN राव आयोग, MN राव आयोग या फिर रमेश देवधर आयोग। तो सही जवाब होगा इसका कि गोडला रोहिणी आयोग है, उसने केंद्र सरकार को अभी अंतिम रिपोर्ट अपने सौंपी है ओबीसी उपवर्गीकरण के बारे में। ठीक है, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए $295 मिलियन की सहायता कौन सा संगठन कर रहा है? तो बताइए बिहार वालों कि कौन सा संगठन ये जो बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए आपकी सहायता कर रहा है? तो ऑप्शन आपके पास IMF, UN, ADB या फिर UNEP। तो सही जवाब होगा इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो $295 मिलियन की जो। अगला क्वेश्चन अपने पास कि अजरबैजान जो शतरंज विश्व कप 2023 का जो विजेता है वह कौन है? ठीक है, इसको आप थोड़ा शतरंज यहाँ से कर लीजिएगा, शतरंज है। इसमें प्रज्ञानंदन
या डी मुकेश या विश्वनाथ आनंद या मैक्सन कोल्सन। तो सही जवाब होगा इसका, जो इसके जो विजेता हैं शतरंज विश्व कप 2023 के, जो कि अजरबैजान में हुआ था, उसके विजेता है मैक्सन कार्लसन साथियों। अब है कि ये जो प्रज्ञानंदन है ये हमारे उपविजेता इसमें रहे थे, इनको भी आपको नोट करना है, उपविजेता रहे थे, ये नोट कर लीजिए। फिर है कि आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो सही जवाब होगा इसका मध्य प्रदेश, राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है या ऊंचाई है वो कितनी है? तो 108 जो फीट है इसकी जो लंबाई रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे पूछ सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ वननेस है, इसकी जो प्रतिमा है ये किसकी है? तो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है, जो कि भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा रहती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित जो बना हुआ जहाज है वह कौन सा है? तो नीलगिरी, आदित्य, विंध्यगिरी या फिर प्रचंड। तो सही जवाब होगा ये जो विंध्यगिरी जो जहाज है ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बना हुआ जहाज है। और ये किसने जो उद्घाटन किया था, शुरू किसने किया था इस प्रोजेक्ट ए को? तो हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने इस जो प्रोजेक्ट को है वह शुरू किया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित होगा? तो प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या या फिर मथुरा। सही जवाब होगा अयोध्या में, अपने रामलला की जो भूमि है यहाँ पर मंदिर संग्रहालय इसका स्थापना होगी। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने वाला भारतीय स्थल कौन सा है? तो धोलावीरा, शांति निकेतन, होयसल मंदिर या फिर रामप्पा मंदिर। तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा? 41वां जो है ये अपना शांति निकेतन है, अभी हाल ही में शामिल हुआ है और पश्चिम बंगाल में ये स्थित है, ये भी आपको नोट करना है। साथ ही होयसल मंदिर की बात करें तो ये किस राज्य में? कर्नाटक, राइट आंसर होगा, कर्नाटक में है यह होयसल मंदिर। और यह 42वां जो विश्व धरोहर है भारत का, 42वां विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने वाला 42वीं साइट है साथियों। तो और रामप्पा मंदिर की भी बात कर लेते हैं, यह 39वीं साइट है जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुई। तो धोलावीरा 40वीं साइट है। धोलावीरा कहाँ पर है? तो धोलावीरा है साथियों गुजरात में, ये भी आपको नोट करना है। और जो रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में है। तो आज की क्लास मेरे हिसाब से आपकी हो चुकी है साथियों। सभी क्वेश्चन मैंने आपको सही ढंग से विश्लेषण करवा दिए हैं। तो चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। Audio Jungle।